बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। खान साहब को वज़ीर आज़म बनने का शौक था और इस मनसब को हासिल करने के लिए उन्हें जिसकी भी सपोर्ट मिल सकती थी, जैसी भी जायज़ नाजायज़ सभी तरीकों से वो इक़्तिदार में आ गए। इलेक्टेबल पकड़े और लोग पकड़े। अब उन्हें क्या पड़ी है कि वो असूलों की खातिर जो है ही नहीं, वो माफिया के सामने खड़े हो जाएं और अपनी कुर्सी कुर्बान कर दें। यानी जिस सीट के लिए इतना कुछ किया, अब उसको सिर्फ इस बात पे कुर्बान कर दें कि जी जहांगीर तरीन ने करप्शन किया और वो सामने खड़े हो जाए। तो जहांगीर तरीन को एनआरओ देकर खान साहब ने एक बात तो साबित कर दी है कि कुर्सी सबसे प्यारी होती है, बाकी सब ढकोसले हैं, सब बातें हैं। करप्शन के खिलाफ जंग, एनआरओ नहीं दूंगा, माफिया को नहीं छोड़ूंगा। भाई कैसे नहीं छोड़ेंगे? यही माफिया तो जोर लगाकर खान साहब को इक़्तिदार में लाया। यही माफिया तो पिछली हुकूमतों से तंग था, माल कमाने की ख्वाहिश थी, तो उन्होंने कहा हमारी बारी भी आनी चाहिए। तो वो तरीकेकार भी जानते थे, लेकिन पिछली हुकूमत में बस नहीं चल रहा तो उनके खिलाफ चल पड़े। अब जहांगीर तरीन अकेले होते तो शायद उन्हें भी टिश्यू पेपर की तरह डस्टबिन में डाला जा चुका होता, लेकिन वो घाट किस्म के बिजनेसमैन हैं, वो फ्रॉम डाउन टू अप गए हुए हैं, तो उन्हें मालूम था कि खान साहब को कैसे काबू करना है। वो एक मिसाल है ना कि बिल्ली शेर की खाला है और शेर को सब कुछ सिखाती है लेकिन दरख्त पर चढ़ना नहीं सिखाती। तो यहां पर लगता है कि जहांगीर तरीन साहब ने वो खास बात खान साहब को सिखाई नहीं, तो खान साहब रह गए, जहांगीर तरीन आराम से निकल गए। अब ये तो वो लोग बैठकर सोचे जो ये कहते थे कि खान साहब घर चले जाएंगे, इस्तीफा दे देंगे, हुकूमत छोड़ देंगे, मगर खान किसी को छोड़ेगा नहीं। सियासी हालात को देखे तो लगता यूं है कि खान साहब गुस्से में है, और ये गुस्सा उन्हें किन बातों पर है ये तो नहीं मालूम, मगर लगता यूं कि गुस्सा इस बात पर है कि 3 साल बाद भी उनकी हुकूमत पर नाकामी का लेबल लगा हुआ है, या वो इस बात पर गुस्से में है कि उनको लाने वाले अब उस तरह उनके साथ नहीं रहे और हुकूमत चलाने में खान साहब को खासी दुश्वारियों का सामना है। ज़िमनी इलेक्शन में बुरी तरह शिकस्त और अब आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में सपोर्ट ना मिलने की वजह से भी वो गुस्से में है, बल्कि हुकूमत झंझलाहट का शिकार नजर आती है। एक फ्रस्ट्रेशन है जो हुकूमत के लेवल पर नजर आती है। अब जो हुकूमतें मजबूत हों वो कभी भी इस तरह की फ्रस्ट्रेशन और झंझलाहट का मुजाहरा नहीं करती जो इस वक्त हुकूमत कर रही है। तो खान साहब को शायद इस बात पर भी गुस्सा है कि हुकूमत की तरफ से मुआशी कामयाबियों के बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन लोग उन्हें तस्लीम करने पर तैयार नहीं है। इसके बावजूद कि ताकतवर हल्कों के बड़े हिस्से की सपोर्ट उन्हें अब भी मुयस्सर है, लेकिन कहने वाले ये कहते हैं कि अंदर खाते एक सर्द जंग चल रही है जिसका आउटकम यह है कि करप्शन की दास्तानें उधर से भी हैं और इधर से भी हैं, और एनआरओ दिए और लिए जाने की बातें जुबान ज़द-ए-आम है। खान साहब अपना गुस्सा उन पर निकाल रहे हैं जिनके बारे में उनका यह ख्याल है कि इस खेल को उन्होंने बिगाड़ा है या इस खेल को बिगाड़ने में उनका हाथ है। तो अब खान साहब का टारगेट शहबाज शरीफ भी है और पीपल पार्टी भी है जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने मामला सीधे कर चुके हैं, और अब खान साहब अपने मसल पावर दिखाने पर आ गए हैं। हुकूमत खान साहब की है, मगर महंगाई का जिम्मेदार आज भी नवाज शरीफ है। हुकूमत तहरीक इंसाफ की है, लेकिन बेरोजगारी के जिम्मेदार नवाज शरीफ है। हुकूमत खान साहब की है, लेकिन नाकामियों के जिम्मेदार नवाज शरीफ हैं, और मंसूबे नवाज शरीफ के हैं, लेकिन क्रेडिट खान साहब को मिलना चाहिए। तो किसी को अच्छा लगे या बुरा, हकीकत यह है कि नवाज शरीफ कल भी सियासत में रेलेवेंट थे और आज भी रेलेवेंट हैं और कल भी रहेंगे। नवाज शरीफ वो लीडर है जिसे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि कई कुव्वतों ने मिलकर सियासत से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो सके। और आज नवाज शरीफ ही नहीं, उनकी जमात में बहुत से लोग लीडर बन चुके हैं, जिनमें मरियम नवाज और शहबाज शरीफ भी शामिल हैं। तो नवाज शरीफ का माजी कुछ भी हो, जिस तरह खान साहब का पास कुछ भी हो, हकीकत यह है कि खान साहब वजीर आजम तो है लेकिन लीडर नहीं है। लीडर नवाज शरीफ है जिसके पास ना सरकारी वसाइल है, ना सरकारी ताकत है, ना मुख्तलिफ हल्कों की सपोर्ट, ना वो आलमी ताकतों का मंजूर नजर रहा है। इसके बावजूद नवाज शरीफ के बगैर पाकिस्तान की सियासत नामुकम्मल है। तो लोग नवाज शरीफ को आज भी याद कर रहे हैं। एक तरफ सारी ताकतें जमा है तो दूसरी तरफ नवाज शरीफ खड़ा है। अब नवाज शरीफ ने अपने दौर में जो मंसूबे शुरू किए वो आज भी चल रहे हैं। कुछ मंसूबे उनके दौर में मुकम्मल हुए और बाकी मौजूदा दौर हुकूमत में मुकम्मल हो रहे हैं।
अगर हुक्मरान जमात के लोगों को यह बात याद कराएं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, हकीकत तो हकीकत है। वासु डैम नवाज शरीफ ने शुरू किया था, लेकिन उस पर तख्ती खान साहब लगाएंगे। तो जून 2017 में शुरू होने वाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जिससे तकरीबन 2160 मेगावाट बिजली सिस्टम में दाखिल होगी, और पहला मरहला इसका 2025 में मुकम्मल होगा और दूसरा 2029 में मुकम्मल होगा। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, जिसके वजह से सिस्टम के अंदर तकरीबन 4300 मेगावाट बिजली आएगी और 12 अरब सालाना 12 अरब यूनिट बिजली पैदा होगी। तो नवाज शरीफ फिर भी बुरा है, और वो अच्छे हैं जिन्होंने 8 साल केपीके में गुजारे हैं और 3 साल से वो फेडरल गवर्नमेंट में हैं, लेकिन एक भी प्रोजेक्ट नहीं लगाया। तो इसे अब जहालत कहे, बेशर्मी कहे या टटाई कहे। तो कहने वाले कहते हैं कि महंगाई होगी तो लंगर खाने चलेंगे, महंगाई होगी तो लोग बेरोजगार होंगे और पनाहगाहें आबाद होंगी, महंगाई होगी तो एहसास प्रोग्राम से इमदाद लेने वालों की तादाद बढ़ेगी, महंगाई होगी तो लोग हुकूमत की तरफ देखेंगे। तो महंगाई के अपने ही कमालात हैं जो शायद बाकी हुकूमतों को समझ में नहीं आए, लेकिन तब्दीली सरकार को सबसे ज्यादा समझ में आए। सेहत कार्ड और तालीम कार्ड वो लेगा जिसके पास इस्तिताअत नहीं होगी। अब जिसके पास इस्तिताअत होती है, जिसके पास जेब में 4 पैसे होते हैं, ना वो लंगर खानों से रजू करता है, ना वो सरकारी अस्पतालों और सेहत कार्ड पर इन्हिसार करता है। तो जिनका प्राइम प्रोग्राम ही सोशल सर्विसेज है, मैं ये नहीं कहता ये गलत है, लेकिन वो अपने हिसाब से ठीक ही काम कर रहे हैं। तो आसान सी बात है, अगर भीख मांगने वाला कोई ना हो तो फिर आप भीख किसे देंगे। तो हमारा सिर्फ महंगाई और गजाई अजनास की कीमतें ही मसला नहीं है। सिर्फ महंगाई होती तो लोग गुजारा कर लेते, मगर महंगाई से बड़ा मसला अनएम्प्लॉयमेंट का है, बेरोजगारी का है, ज़राए आमदन का है, कुव्वते खरीद में कमी का है। अगर ज़राए आमदन हो और जेब में पैसे हो तो फिर महंगाई से लड़ाई हो सकती है, महंगाई से निपटा जा सकता है। लेकिन बड़ा मसला तो यह है, एक गुर्बत ऊपर से महंगाई। तो अमेरिका का यह मसला नहीं है, अमेरिका में महंगाई है लेकिन गुर्बत नहीं है। जब मुल्क पर कर्जा 28 अरब डॉलर था तो ये आवाजें बुलंद की जाती थी कि मुल्क डूब रहा है, सेमिनार पर सेमिनार होते थे। आज 45 अरब डॉलर कर्जा है और 17 अरब डॉलर कर्ज लेने की तैयारी की जा रही है, लेकिन दावे ये किए जा रहे हैं कि मुल्क तरक्की कर रहा है। तो इस मुल्क के 3 बार वजीर आजम रहने वाले से नफरत करने वाले, उनके कमरे से एसी तक उतारने वाले अब कलभूषण के लिए तो कानून साजी करते फिर रहे हैं, उसकी रिहाई के लिए इकदाम कर रहे हैं, लेकिन अवाम का कोई ख्याल नहीं। जिन्होंने बजट में इजाफी टैक्स लगा रखे हैं और इजाफी टैक्सों के अब नताइज आना शुरू हो गए, जिसके बाद आटा, घी, चीनी, गैस समेत कई अशिया महंगी होने जा रही है। 1 जुलाई से सीएनजी की कीमत में 9 रुपए फी लीटर इजाफा हो रहा है, जबकि 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 90 से 100 रुपए इजाफा होगा। वजीर खजाना शौकत तरीन पेट्रोलियम लेवी 5 रुपए से बढ़ाकर उसे 20 रुपए करके 660 अरब रुपए का रेवेन्यू का हदफ पूरा करने का ऐलान कर चुके हैं। तो फिर पेट्रोल की कीमत कहां जाएगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इतलात यह भी है कि हुकूमत 383 अरब के नए टैक्स लगा रही है और सेल्स टैक्स 17% करने का इरादा रखती है। तो महंगाई का इससे जो तूफान आएगा उसका तस्वर ही महाल है। बिजली 8 रुपए फी यूनिट से 20-22 रुपए फी यूनिट पहुंच चुकी है। अद्वियात 300 से 500% पहले ही महंगी है। तो डेयरी सेक्टर पर 16 अरब, चीनी पर 44 अरब रुपए और आटा मैदा सार्फिन पर तकरीबन 70 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने से ये अशिया महंगी भी होंगी, और फिर जब चीजें महंगी होंगी तो लोग इनको इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो जिससे गजाई किल्लत बढ़ने का खदशा है। अब हुकूमत तो ये बता नहीं सकी कि पिछले 3 साल में सबसे बड़ी कामयाबी क्या हासिल की है, लेकिन बिलावल भुट्टो ने असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर यह बता दिया कि हुकूमत को असल में किस बात का क्रेडिट लेना चाहिए। एक पॉइंट है जो मैं समझता हूं हमें कौम के सामने लाना चाहिए, आपको भी इस पे ज्यादा प्रमोशन करना चाहिए कि इसमें जो है ना खान साहब की कामयाबी है। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 100,000 इजाफा हुआ है गधों का तादाद में, और वो 5.6 मिलियन तक पहुंच चुके हैं। तो गोरे तो उतने ही हैं
मगर पीटीआई के दौर में नया पाकिस्तान में तो गधों के तादाद में इजाफा हुआ है जनाब स्पीकर। तो बिलाल भुट्टो कहते हैं कि खान साहब की हुकूमत में गधों की तादाद में इजाफा हुआ है, तो इसका मतलब ये कि गधे पैदा हो रहे हैं। अब पिछले दौरे हुकूमत में तो गधों की किल्लत पैदा हो गई थी और ये बात सामने आई थी कि अवाम को गधों का गोश्त खिलाया जा रहा है और खाल एक्सपोर्ट की जा रही है और उससे रेवेन्यू हासिल किया जा रहा है। तो हो सकता है कि हुकूमत ये चाह रही हो कि इस बार भी गधों की तादाद में इजाफा किया जाए और ज्यादा रेवेन्यू हासिल किया जाए। अब मुमकिन है कोई इसे यहाँ पर नेगेटिव ले ले, क्योंकि यहाँ पे हर बात को नेगेटिव लेने की बड़ी आदत है, क्योंकि हुक्मरान जमात के लोग अक्सर ये शिकवा करते हैं कि उनके मुखालिफिन जब गधों की बात करते हैं तो उनका इशारा किसी और तरफ नहीं बल्कि हुक्मरान जमात के लोगों की तरफ होता है। डंडा पीर है बिगड़े तिगड़ों का, बिलाखिर डंडा काम कर गया। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पार्लियामेंट में सीज फायर हो गया, या यूं कह ले कि सीज फायर करा दिया गया है। माहौल को नॉर्मलाइज करने के लिए तीसरी कुव्वत ने अपना किरदार अदा कर दिया है। जरा ये कहते हैं डांट डपट भी की गई और समझाया बुझाया भी गया है कि कौम को मजीद तमाशा ना दिखाया जाए, जितनी जगहसाई होना थी वो हो चुकी है। तो जरा ये कहते हैं कि बास हल्कों की जानिब से पिछले 24 घंटों में तेजी से राब्ते किए गए और ये पैगाम दिया गया है कि फौरी तौर पर मामलात को बेहतर बनाया जाए। हुक्मरान जमात ने अपोजिशन लीडर को तकरीर से रोकने के लिए पिछले 2-3 रोज से जो हंगामा राई शुरू कर रखी थी उससे हुकूमत बैकआउट कर गई है। शहबाज शरीफ ने आज बगैर किसी मुदाखलत के बड़े आराम से बजट पर अपनी तकरीर बिलाखिर मुकम्मल कर ली और हुकूमती अरकान दम सादे ऐवान में यूं बैठे रहे जैसे उनके सरों पर कोई परिंदा बैठा हो, अगर थोड़ा सा भी हिले तो परिंदा उड़ जाएगा। तो 2 रोज से आपस में दस्तों गिरबा रहने वाले अरकान असम्बली ने तीसरे रोज इजलास में अच्छे बच्चों की तरह शहबाज शरीफ की भी तकरीर सुनी, असद उमर की भी तकरीर सुनी, राजा परवेज की भी तकरीरें सुनी, तो एक भी नारा नहीं लगाया, जरा सी भी चूं चरा नहीं की। असम्बली के अंदर जिस तरह गालियां, किताबें और सैनिटाइजर की बोतलें चली, उससे तो लगता है यूं था कि जैसे कोई बहुत बड़ी जंग चल रही है और हुकूमत ने फैसला कर लिया कि अपोजिशन को बिल्कुल फ्री हैंड नहीं दिया जाएगा और खान साहब गुस्से में है और इस गुस्से का बदला या ये वो गुस्सा असम्बली में उतार रहे हैं। हुकूमती अरकान ये भी दावे कर रहे थे कि जनाब वज़ीर आज़म की तौहीन की गई है जिसका हम जवाब दे रहे हैं। तो इस गैरतमंदी के नतीजे में उठने वाला उबाल अब झाग की तरह बैठ गया है, जैसे स्कूल के बच्चों को हेडमास्टर ने डांट दिया हो। तो असल कहानी यह है कि ताकतवर हल्कों का पैगाम काम कर गया और किसी को अकल आई है या नहीं आई, मगर हुकूमत को यह अकल आ गई है कि ऐसे नहीं चलेगा। अगर कोई समझता है कि लोग ये भूल जाएंगे कि कश्मीर हमारे हाथ से निकल गया है, अगर कोई ये समझता है कि पार्लियामेंट में हंगामा राई कराकर रिंग रोड रावलपिंडी स्कैंडल दबाया जा सकता है, जहांगीर तरीन को मुय्यर तौर पर मिलने वाला एनआरओ दबाया जा सकता है, अमेरिका को अड्डे देने वाले मामलात पर उठने वाले सवालात दबाए जा सकते हैं, या फिर खारजा महाज पर होने वाली नाकामियों को दबाया जा सकता है, या महंगाई पर उठने वाले शोर को खत्म किया जा सकता है, तो वो गलती पर है। तो ये मामलात वक्ती तौर पर तो दब जाएंगे लेकिन इनको खत्म नहीं किया जा सकता। ये वो सारे मामलात हैं जो जिन्होंने हुकूमत को दबाव का शिकार कर रखा है और इस दबाव से निकलने के लिए बजट इजलास में तूफान बदतमीजी बर्पा करके माहौल को खराब करने का जो मंसूबा बनाया गया था वो बिलाखिर नाकाम हो गया है। बज़ाहिर हुकूमत 3 दिन की हंगामा राई से बजट पर तो बहस से लोगों की तवज्जो हटाने में किसी हद तक कामयाब हो गई है और बजट पर जो बहस होना थी वो पार्लियामेंट में होने वाले हंगामों और गालम गलोच के हवाले से बहस व मुबासे में बदल गई है। पिछले कई हफ्तों से पैदर पे आने वाले माली स्कैंडल और इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों में होने वाले जोड़ तोड़ ने खान साहब को अंदरूनी तौर पर दबाव का शिकार बना रखा है, जिससे निकलने के लिए उन्होंने हुकूमत पर चढ़ाई कर दी। तो कहने वाले कहते हैं कि इसकी एक फिलॉसफी है। खान साहब ने चूंकि सारी उम्र क्रिकेट खेली है और क्रिकेटर को यह मालूम है कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, तो हुकूमत का अपोजिशन को अटैक करना समझ में आता है कि वो दबाव में है और दबाव से बाहर निकलने के लिए बैट्समैन या तो क्रीज से बाहर निकलकर शॉट खेलता है और अगर फास्ट बॉलर है तो वो बाउंसर मारता है।
तो जिसको जो काम आता है उसी के मुताबिक वो काम करता है। तो खास साहब को क्रिकेट की समझ बूझ ज्यादा है, इसीलिए उनकी स्ट्रेटजी में क्रिकेट का रंग या क्रिकेट की स्ट्रेटजी ज्यादा नजर आती है। और चूंकि खास साहब नामी गिरामी फास्ट बॉलर रहे हैं, इसलिए हर दूसरे चौथे महीने ये जो वुज़रा बदले जाते हैं वो दरअसल अपनी फील्डिंग को तब्दील करते हैं, और फील्डिंग भी उस वक्त बदली जाती है जब बस न चल रहा हो। तो पार्लियामेंट में पिछले 3 रोज में जो कुछ हुआ वो अटैक करने की स्ट्रेटजी थी, वरना हुक्मरान जमात को इसकी जरूरत नहीं होती कि वो अपोजिशन पर अटैक करे। अब हाँ साहब को जो असल गुस्सा है वो भी गुस्सा उनकी क्रिकेट के हवाले से है कि साड़ी बारी आई तो कुग्गू रो पिया, यानी खास साहब कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी अपनी अपनी हुकूमत कर गए, जब खास साहब की बारी आई तो उन्हें बारी ने लेने दी जा रही, उन्हें तकरीरें नहीं करने दी जा रही। तो पंजाबी में से कहते हैं, अगर खास साहब इसको पंजाबी में ट्रांसलेट करें तो वे कह सकते हैं कि अपोजिशन रोंदी मार रही है। तो खास साहब का ये शिकवा तो जायज है कि अपोजिशन ने उन्हें तकरीर करने से रोककर रोंदी मारी है, यानी बेईमानी की है। तो इसका हिसाब अब वो बराबर तरीके से ले रहे हैं। अब सियासी हालात का जायजा लेने के लिए ये देखना चाहिए कि खास साहब किस तरह सोचते हैं। जिस तरह एक क्रिकेटर को सोचना चाहिए तो इस लिहाज से वो सोचते हैं। खास साहब इस लिहाज से खुशकिस्मत है कि वो अंपायर को गैर जानबदार जब उनके मुखालफिन जानबदार समझते हैं। तो पिछले 2-3 रोज में जो कुछ हुआ जिस पर हुकूमत बहुत नाराज थी कि जी हमारे कप्तान को या हमारे कायद को अपोजिशन ने बुरा भला कहा, तो उन्होंने एक अच्छी तजवीज भी दी है। वो तजवीज ये कि हुकूमत पार्लियामेंट से तौहीन इमरान खान का कानून मंजूर करा ले। हुकूमत ने पिछले दिनों पे दर पे बैक टू बैक 30 बिल मंजूर कराए हैं, तो इसका मतलब है कि हुकूमत बिल पास कराने की पोजीशन में है। तो एक बिल तौहीन इमरान का भी मंजूर करा लिया जाए, जिसकी सजा कम से कम 6 माह रखी जाए। अगर कोई वज़ीर उनको तकरीर ना करने दे या उनके करीब जाकर कोई नारा लगाए तो फिर उसको सजा का मुर्तकब करार दिया जाए। इससे कम से कम हुकूमती अरकान को तसल्ली रहेगी कि उनके कायद के खिलाफ कोई नारेबाजी नहीं कर सकेगा।